हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे लेक्चर में। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या हैं। तो हमने दो कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था, प्लाज्मा और क्या कहते हैं फॉर्म एलिमेंट। और प्लाज्मा में भी हमने प्लाज्मा के बारे में डिटेल से पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था फॉर्म एलिमेंट तीन टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और आरबीसी के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ लिया था। और आरबीसी में एक चीज़ जो मैं बताना आपको भूल गया था, आपको बता देता हूँ पहले, आरबीसी की नॉर्मल रेंज के बारे में। आरबीसी की नॉर्मल रेंज के बारे में, एक हेल्दी इंडिविजुअल जो होते हैं उनमें आरबीसी की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, सबसे पहले देखते हैं। फोर से 5.5 मिलियंस पर एम एम क्यूब। ये नॉर्मल रेंज होती है आरबीसी की हेल्दी इंडिविजुअल्स में। अब हम बात करते हैं मेल और फीमेल में कितनी होती है। मेल और फीमेल में तो मेल में कितनी होती है, मेल में होती है 5 मिलियंस पर mm³ और फीमेल में कितनी होती है 4.5 मिलियंस पर mm³। तो ये हमने बात किया आरबीसी की नॉर्मल रेंज के बारे में। आरबीसी की नॉर्मल रेंज कितनी होती है 4 से लेकर 5.5 मिलियंस पर mm³। आप यूनिट पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी यूनिट भी गलत हो जाती है। और मेल में कितनी होती है 5 मिलियंस पर mm³ और फीमेल में होती है 4.5 मिलियंस पर mm³। अब हम देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी के बारे में। हमने आरबीसी के बारे में पूरा आपको बता दिया। अब देखते हैं हम कि डब्ल्यूबीसी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या होती है। तो डब्ल्यूबीसी को एक और नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी क्या है, व्हाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट व्हिच आर कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड फॉर्म एलिमेंट। तो डब्ल्यूबीसी क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट भी हम इसे कहते हैं। तो ये क्या होता है, कलरलेस होता है और न्यूक्लिएटेड फॉर्म होता है। तो डब्ल्यूबीसी क्या है, व्हाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट, इसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसका एक और नाम है आर कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड फॉर्म एलिमेंट्स। डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल या फिर क्या कहते हैं हम ल्यूकोसाइट भी से कहते हैं, कलरलेस और न्यूक्लिएटेड फॉर्म एलिमेंट या फिर सेलुलर एलिमेंट होते हैं। चाहे फॉर्म एलिमेंट कहें या फिर सेलुलर एलिमेंट कहें। तो हमने बात की कि डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं। हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। डब्ल्यूबीसी की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मली साइज के बारे में। डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल साइज कितनी होती है, 12 से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक, 12 से लेकर 15 माइक्रोमीटर। ये डब्ल्यूबीसी की जो है नॉर्मल साइज होती है। अब हम देखते हैं इसके शेप के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी की शेप क्या होती है, डब्ल्यूबीसी की शेप होती है एमोवाइड न्यूक्लिएटेड। एमोवाइड न्यूक्लिएटेड का क्या मतलब है, इसका शेप जो है निश्चित नहीं होता। मतलब इसका शेप जो है एमोवाइड, मतलब जैसे अमीबा का शेप बदलता रहता है, इसका शेप भी इस तरीके से निश्चित नहीं है। इसका शेप कैसे होता है, एमोवाइड न्यूक्लिएटेड। हमने पहले देखा कि इसकी साइज कितनी होती है, नॉर्मली 12 से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक। और शेप क्या होता है इसका, एमोवाइड न्यूक्लिएटेड, मतलब इसका शेप जो है निश्चित नहीं होता है। तो हम देखते हैं इसके नॉर्मल रेंज के बारे में। इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है 4 से लेकर 11,000 पर mm³ तक।
कितनी होती है, 4 से लेकर 11,000 थाउजेंड, मतलब के से लिख दिए 4,000 से लेकर 11,000 पर mm3। तो इसकी जो है ये नॉर्मल रेंज होती है। हम देखते हैं इसके कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में। देखते हैं कि इसका कलर कैसा होता है और इसका लाइफ स्पैन मतलब कि जीवन काल कितने दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी कैसी होती है नॉर्मली, डब्ल्यूबीसी जो है कलरलेस और ट्रांसल्यूटेंस होती है, मतलब कि कलरलेस एंड ट्रांसल्यूसेंट कलरलेस और ट्रांसल्यूटेंट होती है। ट्रांसल्यूसेंट मतलब क्या होता है, पारदर्शी, मतलब क्या कहते हैं ये, इसके हम आर पार आसानी से देख सकते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का कलर क्या होता है, कलरलेस एंड ट्रांसल्यूटेंट। अब देखते हैं कि लाइफ स्पैन की डब्ल्यूबीसी का नॉर्मली लाइफ स्पैन कितना होता है। डब्ल्यूबीसी का नॉर्मली लाइफ स्पैन कितना होता है, 10 से लेकर 13 दिन तक। 10 से लेकर 10 to 13 डेज डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है, मतलब कि जीवन काल, मतलब कितने दिन तक ये जीवित रहती है। अब हम देखते हैं कि इसके कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे कि प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन मतलब क्या हुआ, मतलब कि डब्ल्यूबीसी के बनने की प्रक्रिया, या फिर हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, मतलब कि डब्ल्यूबीसी की बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फिर हम देखते हैं। और फिर देखते हैं हम कि डब्ल्यूबीसी कहाँ पे बनती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को या फिर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को क्या कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को क्या कहते हैं हम, ल्यूकोपोएसिस। डब्ल्यूबीसी की बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, ल्यूकोपोएसिस। और ये कहाँ बनती है, तो अगर क्या कहते हैं ये वेरी करता है कि कोई भी मतलब क्या कहते हैं आदमी एडल्ट है या फिर क्या कहते हैं चिल्ड्रन है। तो एडल्ट और चिल्ड्रन में जो है वेरी करता है। तो जैसे कि एडल्ट में कहाँ बनते हैं, और चिल्ड्रन में कहाँ पर बनता है। एडल्ट में कहाँ पे बनता है, एडल्ट में मेनली 3 ऑर्गन में बनता है ये, जैसे कि लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो। लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो, ये 3 जगह पे जो है एडल्ट में जो है बनता है डब्ल्यूबीसी। और चिल्ड्रन में कहाँ कहाँ पे बनता है ये, चिल्ड्रन में लीवर और स्प्लीन में, लीवर और स्प्लीन में बनता है। हमने देखा कि इसका कलर क्या होता है, कलरलेस एंड ट्रांसल्यूसेंट। लाइफ स्पेन कितनी होती है इसकी, 10 to 13 दिन, 10 से लेकर 13 दिन तक इसका जीवन काल होता है। और प्रोडक्शन इसका कहाँ होता है, प्रोडक्शन मतलब कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कि डब्ल्यूबीसी की बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, ल्यूकोपोएसिस। और ये कहाँ पे बनती है, अगर चिल्ड्रन है तो लीवर और स्प्लीन में, एडल्ट है तो लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो में। हम देखते हैं कुछ और टर्म के बारे में, डब्ल्यूबीसी में क्या क्या और टर्म है। तो हम बात करते हैं कि अगर डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाए फिर डिक्रीज हो जाए तो उसके लिए क्या टर्म दिए गए हैं। तो अगर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाए और डिक्रीज हो जाए तो क्या इसे कहेंगे। तो अगर डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। तो ल्यूकोसाइट से लिया गया है, जैसा कि इसमें हमने बताया था आपको कि डब्ल्यूबीसी को का अनदर नेम क्या है, ल्यूकोसाइट। तो इसी प्रकार से इसे लिया गया है कि अगर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाए इसको क्या हम कहेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर डब्ल्यूबीसी डिक्रीज हो जाए तो क्या कहेंगे हम,
ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया या फिर ल्यूकोसाइटोपीनिया भी कह सकते हैं। तो अगर डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम, ल्यूकोपीनिया। इसके अलावा एक और टर्म है डब्ल्यूबीसी के बारे में कि वाइट ब्लड सेल कैंसर जिसे कहते हैं। अगर पैथोलॉजिकल क्या कहते हैं, अगर डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे कि 1 लाख हो जाए, 1.5 लाख हो जाए, तो इस डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसके लिए क्या टर्म दिया गया है, ल्यूकीमिया। आपने सुना भी होगा। तो ल्यूकीमिया क्या है, पैथोलॉजिकल लॉजिकल इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC। तो इसको क्या कहेंगे हम, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या है, एक ये कहते हैं ब्लड कैंसर भी हम इसे कहते हैं आपने, या फिर वाइट ब्लड सेल कैंसर भी कहते हैं। तो अगर पैथोलॉजिकल इंक्रीज मतलब कि क्या कहते हैं, WBC की संख्या बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो उसके लिए क्या टर्म दिया गया है, ल्यूकीमिया। इसे हम, और ल्यूकीमिया का और भी क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल कैंसर या फिर ब्लड कैंसर। तो हमने बात की इसके बारे में, WBC की प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम देखते हैं WBC के टाइप्स के बारे में। तो WBC मेनली कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। WBC के टाइप्स के बारे में, तो WBC की टाइप्स सबसे पहले हम जानते हैं कि WBC को किस बेस पर इसे डिवाइड किया गया है, किस बेस पर इसे क्लासीफाई किया गया है। तो WBC 2 टाइप्स की होती हैं, एक होता है ग्रेनुलोसाइट और एक होता है एग्रेनुलोसाइट। इसे किस बेस पे डिवाइड किया गया है, ग्रेनुल्स के बेस में। तो ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं, ऐसे WBC या फिर ऐसे ल्यूकोसाइट जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, ग्रेनुलोसाइट। और ऐसे WBC या फिर ऐसे ल्यूकोसाइट जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स एब्सेंट होते हैं, उसे हम एग्रेनुलोसाइट कहते हैं। तो इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं कि ये 2 टाइप्स का होता है। पहला ग्रेनुलोसाइट और दूसरा एग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट्स कौन से होते हैं, ऐसे WBC जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं ग्रेनुल्स प्रेजेंट। और ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होता है, ग्रेनुल्स एब्सेंट। ग्रेनुल्स एब्सेंट। तो ग्रेनुल्स के बेस पर WBC को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं, ऐसे WBC जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स प्रेजेंट होता है वो ग्रेनुलोसाइट कहलाता है। ऐसे WBC जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स एब्सेंट होता है वो एग्रेनुलोसाइट कहलाते हैं। अब देखते हैं कि फर्दर जो है ग्रेनुलोसाइट्स कितने टाइप के होते हैं और एग्रेनुलोसाइट्स कितने टाइप के होते हैं। तो हम बात करेंगे अब पहले ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में, तो ग्रेनुलोसाइट्स जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, ऐसे WBC जिनमें के साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं ग्रेनुलोसाइट कहलाते हैं। तो ये फर्दर इन्हें ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बेसोफिल। इसे हम तीनों को कंपेयर करते हुए देखेंगे ताकि तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहला न्यूट्रोफिल। तो ग्रेनुलोसाइट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला न्यूट्रोफिल्स, दूसरा इस्नोफिल्स, तीसरा बेसोफिल। ये 3 टाइप के ग्रेनुलोसाइट होते हैं। पहला कौन होता है? न्यूट्रोफिल, दूसरा इस्नोफिल, तीसरा बेसोफिल। हम देखेंगे एक एक प्रॉपर्टी के बारे में और साथ में इसको कंपेयर करते हुए चलेंगे। न्यूट्रोफिल्स में ये कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, इस्नोफिल और बेसोफिल में कैसे ये तीनों एक दूसरे से अलग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइज के बारे में। इनका नॉर्मली साइज कितना होता है? तो न्यूट्रोफिल का साइज कितना होता है नॉर्मली? 10 से लेकर 10 to 14 माइक्रोमीटर। न्यूट्रोफिल का नॉर्मल साइज कितना होता है? 10 to 14 माइक्रोलीटर, 10 से लेकर 14 माइक्रोमीटर तक। और इस्नोफिल का कितना होता है? 12 से लेकर 15 माइक्रोमीटर। बेसोफिल का साइज होता है 10 से लेकर 14 माइक्रोमीटर तक। तो हमने पहले बात की साइज के बारे में। तो न्यूट्रोफिल का साइज कितना होता है? 10 to 14 माइक्रोमीटर। इस्नोफिल का 12 to 15 माइक्रोमीटर। बेसोफिल का 10 to 14 माइक्रोमीटर। ये तीनों हो गए साइज, तीनों का साइज कितना है। हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। तो न्यूट्रोफिल में कैसा स्ट्रक्चर होता है? न्यूट्रोफिल जो है में जैसा हमने बताया था कि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट में क्या डिफरेंस बताया? ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेनुल्स हैं और एक ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेनुल्स एब्सेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है न्यूट्रोफिल का? न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर होता है कि न्यूक्लियस विथ 2 to 5 लोब, मतलब कि ऐसे न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसमें न्यूक्लियस में 2 से लेकर 5 लोब तक, 2 से लेकर 5 लोब तक प्रेजेंट रहेंगे। वो क्या कहलाएगा? हमारा न्यूट्रोफिल। तो इसका इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। डॉटेड डॉटेड, इसमें क्या हो गया? ग्रेन्यूल्स। ये हो गया न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर। ये क्या है? इसके लोब 2 से लेकर 5 तक लोब तक होता है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस विथ 2 to 5 लोब, 2 से लेकर 5 लोब तक इसमें होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आपको पीडीएफ मिलेगा या फिर नोट्स जो आपको प्रोवाइड कराएंगे उसमें आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। आप लोगों ने माइक्रोस्कोप में भी देखा होगा या फिर आप लोग आगे देखेंगे। तो न्यूट्रोफिल कैसा होता है? जिसमें क्या कहते हैं, न्यूक्लियस में 2 से लेकर 5 लोब तक होते हैं। वो क्या कहलाता है? हमारा न्यूट्रोफिल। हम देखते हैं इस्नोफिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्नोफिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्नोफिल में न्यूक्लियस विथ 2 लोब, मतलब कि न्यूक्लियस में जो इसके दो लोब होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस इसमें 2 लोब होते हैं और इसके साइटोप्लाज्म में डॉट डॉट ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसके चारों तरफ ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं। स्ट्रक्चर इसका वैसा होता है, न्यूक्लियस विथ 2 लोब्स।
इस्नोफिल में न्यूक्लियस में 2 लोब होते हैं। देखते हैं बेसोफिल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेसोफिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूक्लियस विथ इन डिस्टिंक्ट लेबुल्स, मतलब कि इसमें जो लेबुल्स होते हैं उसका जो साइज होता है वो निश्चित नहीं होता है। इसमें कैसा होता है स्ट्रक्चर, और ग्रेन्यूल्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप देखेंगे माइक्रोस्कोप में प्रेजेंट रहते हैं, जिससे इसका लोब्स जो होते हैं इसमें वो क्लियर दिखता नहीं है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं। न्यूक्लियस विथ इन डिस्टिंक्ट लेबल्स, मतलब इसमें लोब्स जो होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं, और ग्रेन्यूल्स जो है इसमें चारों तरफ इसे जो है ढके रहते हैं, मतलब इसमें जो है लोब्स इसका जो है दिखते नहीं है। तो हमने बात की किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। तीनों न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस्नोफिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेसोफिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें हम लिख देते हैं न्यूक्लियस विथ इन डिस्टिंक्ट लोब्स। तो अब हम देखते हैं इसके नॉर्मल रेंज के बारे में कि तीनों का नॉर्मल रेंज कितना होता है। कि जैसा हमने आपको बताया था WBC 4 से लेकर 11,000 तक mm/क्यूब होती है। तो हम देखते हैं कि न्यूट्रोफिल का इसमें कितना परसेंट है, इस्नोफिल का कितना परसेंट है, और बेसोफिल का कितना परसेंट है। शॉर्ट में लिख देते हैं इसे NR, मतलब कि नॉर्मल रेंज। तो नॉर्मल रेंज कितनी होती है तीनों की, सबसे पहले देखेंगे हम न्यूट्रोफिल की। न्यूट्रोफिल की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 40 to 80%, 40 से 80% टोटल WBC का न्यूट्रोफिल होता है। और इस्नोफिल कितनी होती है, 1 से लेकर 6% तक। टोटल WBC की 1 से लेकर 6% तक इस्नोफिल होता है। बेसोफिल 0.5 से लेकर 2% तक। बेसोफिल कितनी होती है, 0.5 से लेकर 2% तक। सबसे पहले हमने देखा न्यूट्रोफिल कितना होता है टोटल WBC का, 40 से लेकर 80%, इस्नोफिल 1 से लेकर 6%, और बेसोफिल 0.5 से लेकर 2%। ये तीनों का हो गया नॉर्मल रेंज। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शन के बारे में कि न्यूट्रोफिल का क्या फंक्शन है, इस्नोफिल का क्या फंक्शन है, और बेसोफिल का क्या फंक्शन है। इसके फंक्शंस के बारे में, न्यूट्रोफिल क्या करता है, फैगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल का क्या फंक्शन होता है, फैगोसाइटोसिस, मतलब कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करता है, पेट से खाने का काम करता है, फिर उन्हें मार के जो ये डाइजेस्ट करता है। क्या क्या फंक्शन है, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। और इस्नोफिल का क्या फंक्शन है, इस्नोफिल जो है एलर्जिक रिएक्शन से हमें बचाता है। क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन से फाइट करता है, फिर हमें एलर्जिक रिएक्शन से बचाता है। फाइट इन एलर्जिक रिएक्शन, फाइट इन एलर्जिक रिएक्शन, इसका फंक्शन है ये इस्नोफिल का। और बेसोफिल का क्या फंक्शन है, बेसोफिल का क्या फंक्शन है, बेसोफिल मेनली इसके कई फंक्शन होते हैं, जैसे कि सबसे पहला क्या फंक्शन है इसका, मेनली 3 प्रकार के क्या कहते हैं, 3 चीज़ें सिक्रेट करता है, जिसे क्या हम कहते हैं, हिस्टामिन, हिपेरिन और सीरोटोनिन। क्या सिक्रेट करता है ये, कभी कभी MCQ में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हिस्टामिन, हिपेरिन और सीरोटोनिन कौन सिक्रेट करता है, बेसोफिल। और ये मेनली क्या काम करते हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में जो है हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में हेल्प करते हैं। और इसमें एक हिपेरिन का क्या फंक्शन है, हिपेरिन जो है हमारे ब्लड में क्या काम करता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट की तरीके का काम करता है। मतलब कि जैसा कि हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है, कि हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता, वो होता है किसके कारण, हिपेरिन के कारण। तो हिपेरिन जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट करता है, और कौन सिक्रेट करता है इसे, बेसोफिल, जिसके कारण जो है ये नेचुरल एंटी कोगुलेंट की तरीके काम करता है। जैसे कभी हमें चोट लग जाती है या फिर इंजरी हो जाती है,
तो हमारा ब्लड बाहर जब निकलने लगता है तो क्लॉट होने लगता है। लेकिन हमारे फिर ब्लड सर्कुलेशन में क्यों नहीं क्लॉट होता? क्योंकि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में हिपेरिन रहता है, हमारे ब्लड में हिपेरिन रहता है, जिसके कारण ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। तो हमने देखा कि तीनों के बारे में कि इसका साइज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, नॉर्मल रेंज और फंक्शन के बारे में। हम बात करते हैं इसके क्या कहते हैं, अगर न्यूट्रोफिल इंक्रीज हो जाए हमारी बॉडी में, या फिर इस्नोफिल इंक्रीज हो जाए, बेसोफिल इंक्रीज हो जाए, ये तीनों डिक्रीज हो जाए, उसके लिए क्या टर्म दिया गया है? तो क्या टर्म दिया गया है? सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रोफिल में। तो इसे हम ऊपर लिख देते हैं कि अगर न्यूट्रोफिल हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाए किसी कंडीशंस में, तो इसको हम क्या कहेंगे, और बेसोफिल इंक्रीज हो जाए, फिर इस्नोफिल इंक्रीज हो जाए, इसके लिए क्या टर्म दिया गया है? तो अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल इंक्रीज हो जाए तो उसके लिए क्या टर्म दिया गया है? न्यूट्रोफिलिया। क्या टर्म है? न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया। और अगर डिक्रीज हो जाए तो इसके लिए क्या टर्म दिया गया है? न्यूट्रोपिनिया। न्यूट्रोपिनिया। और इस्नोफिल हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम? इस्नोफिलिया। इस्नोफिलिया। और डिक्रीज हो जाए तो फिर इस्नोपिनिया। और बेसोफिल अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या कहेंगे हम? बेसोफिलिया। और डिक्रीज हो जाए तो फिर बेसोफिनिया। हमने बात की न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में कि इन दोनों तीनों में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इसके क्या साइज कितना है, स्ट्रक्चर क्या है, नॉर्मल रेंज क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और इंक्रीज और डिक्रीज हो जाए तो इसको हम हमारी बॉडी में तो क्या टर्म दिया गया है। अब हम देखते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। अब हम देखेंगे ए ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या क्या होते हैं? जैसे हमने आपको बताया था, ऐसे लिम्फोसाइट, सॉरी ऐसे क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी या फिर ऐसे ल्यूकोसाइट जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुलोज अब्सेंट होते हैं, क्या कहलाता है हमारा? ए ग्रेनुलोसाइट। और ए ग्रेनुलोसाइट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप्स के। ए ग्रेनुलोसाइट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। देखेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। पहला क्या है? लिम्फोसाइट। पहला क्या है? लिम्फोसाइट्स। दूसरा क्या है? मोनोसाइट्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे क्या कहते हैं इसके साइज के बारे में। क्या देखेंगे? इसके साइज के बारे में। तो लिम्फोसाइट का साइज कितना होता है? 7 से लेकर 10 माइक्रोमीटर। इसका साइज कितना होता है? 7 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक। नॉर्मल साइज इसका कितना होता है लिम्फोसाइट का? 7 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक। और मोनोसाइट का 12 टू 20 माइक्रोमीटर, 12 से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक का साइज होता है मोनोसाइट्स का। हम देखते हैं इसके
स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, लिम्फोसाइट का क्या स्ट्रक्चर होता है और मोनोसाइट का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिम्फोसाइट कैसी दिखती है हमारी, लार्ज टू राउंड न्यूक्लियस इसका दिखता है, और जिसका न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज़्यादा एरिया में जो है कवर रहता है। इसके साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा एरिया में इसका न्यूक्लियस, इसके साइटोप्लाज्म को बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं एक प्रकार से घेरे रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा एरिया में इसको कवर किए रहता है। जैसे कि ये इसका हो गया न्यूक्लियस, जैसे इसका न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये साइटोप्लाज्म के बहुत ज़्यादा एरिया में जो है इसको एरिया को कवर किया रहता है। इसके चारों तरफ क्या हो गया इसका साइटोप्लाज्म, और ये क्या हो गया इसका न्यूक्लियस। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लार्ज टू राउंड न्यूक्लियस, लार्ज टू राउंड न्यूक्लियस इसका स्ट्रक्चर होता है। मोनोसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मोनोसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किडनी शेप, मतलब कि जो इसमें क्या कहते हैं लोब्यूल्स दिखते हैं हमारे, वो कैसे दिखते हैं, किडनी शेप में। जैसे कि कुछ इस तरीके से किडनी शेप में इसके क्या कहते हैं लेवल्स जो है दिखते हैं, किसमें, मोनोसाइट्स में। ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, किडनी शेप। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किडनी शेप। और लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लार्ज टू राउंड न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस जो है ज़्यादा एरिया में कवर किया रहता है। और मोनोसाइट में जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो है लेवल जो है किडनी शेप में इसके साइटोप्लाज्म में दिखते हैं। हम देखते हैं इसके क्या कहते हैं नॉर्मल रेंज के बारे में, इसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं NR। इसके नॉर्मल रेंज के बारे में, लिम्फोसाइट का नॉर्मल रेंज कितना होता है, एक हम आपको ट्रिक बताते हैं जिसके जरिए हम देख सकते हैं कि क्या कहते हैं पांचों का नॉर्मल रेंज जो है। जैसे कि इसका क्या ट्रिक है, NLMEB, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन पांचों का जो है ये क्या कहते हैं नॉर्मल रेंज की ये ट्रिक है। तो न्यूट्रोफिल का कितना होता है, कितना परसेंट, 40 to 80%, लिम्फोसाइट 20 से 40%, मोनोसाइट 2 से 10%, स्नोफिल 1 से 6%, बैसोफिल 0.5 से लेकर 2%। एक क्या कहते हैं ट्रिक है जिसके जरिए आप इसे याद करने में आसानी होती है, NLMEB। तो इसके ये नॉर्मल रेंज को आप आसानी से याद कर सकते हैं। हम देखते हैं कि लिम्फोसाइट कितने परसेंट होता है, 20 से लेकर 40% तक। टोटल WBC या फिर टोटल ल्यूकोसाइट का कितना होता है, लिम्फोसाइट 20 से लेकर 40% तक। मोनोसाइट कितनी होती है, 2 से लेकर 10% तक। टोटल WBC का 2 से लेकर 10% तक मोनोसाइट होती है। हमने सबसे पहले बात की साइज के बारे में, फिर हमने देखा स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, फिर नॉर्मल रेंज कैसी कितनी होती है इसकी, और हम देखेंगे इसके फंक्शंस के बारे में। इसके फंक्शंस के बारे में, तो लिम्फोसाइट का क्या फंक्शन होता है, लिम्फोसाइट मेनली, लिम्फोसाइट भी आगे चल के आप इम्यून सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे। दो टाइप की होती हैं, कौन कौन सी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये क्या प्रोवाइड कराती हैं, ये सीक्रेट करती हैं, बनाती हैं एंटीबॉडीज जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी लिम्फोसाइट, शॉर्ट में लिख देते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और
टी लिम्फोसाइट ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज और ये क्या करते हैं? जिससे हमें इम्यून सिस्टम में हमारे हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम में हमारे हेल्प करते हैं। मोनोसाइट क्या करती हैं? मोनोसाइट क्या करते हैं? क्लीन अप डेड सेल। क्लीन अप डेड सेल। जो भी हमारे बॉडी में कोई भी अगर सेल जो है डेड हो जाती है तो उसको क्या करते हैं? क्लीन करने का काम करते हैं। या फिर हम इसे कह सकते हैं फाइगोसाइटोसिस भी ये करता है, लेकिन ज़्यादा सही कहना होगा क्लीन अप डेड सेल। हम देखते हैं इसके क्या कहते हैं, अगर हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए तो उसके लिए क्या टर्म दिया गया है, और मोनोसाइट इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए उसके लिए क्या टर्म दिया गया है। तो लिम्फोसाइट अगर हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? लिम्फोसाइटोसिस। और अगर डिक्रीज हो जाए तो लिम्फोपीनिया या फिर लिम्फोसाइटोपीनिया। और अगर मोनोसाइट इंक्रीज हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? मोनोसाइटोसिस। और अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या कहेंगे? मोनोसाइटोपीनिया। मोनोसाइटोपीनिया। तो हम अगले देखते हैं कि लिम्फोसाइट अगर इंक्रीज हो जाए, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स अगर बॉडी हमारे इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए तो उसके लिए क्या टर्म दिया गया है? ये अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या कहेंगे हम? लिम्फोसाइटोसिस। डिक्रीज हो जाए तो क्या कहेंगे हम? लिम्फोसाइटोपीनिया। इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज हो जाए तो क्या कहेंगे हम? लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइटोसिस। और डिक्रीज हो जाए तो क्या कहेंगे हम? लिम्फोपीनिया। और मोनोसाइट को क्या कहेंगे हम? मोनोसाइटोसिस। और डिक्रीज हो जाए तो फिर मोनोसाइटोपीनिया। तो कुछ इसके स्पेसिफिक टर्म है इसके लिए, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट अगर हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? तो हमने बात किया क्या कहते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। उनके विभिन्न प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम देखते हैं लास्ट में प्लेटलेट्स के बारे में। हमारे तीसरे जो फॉर्म एलिमेंट या फिर सेलुलर एलिमेंट था, क्या था? हमने पढ़ा था प्लेटलेट्स के बारे में। हम देखेंगे, बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स का सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। प्लेटलेट्स मेनली क्या करता है कि हमारे कोगुलेशन ऑफ ब्लड में जो है ये हेल्प करता है। क्या करता है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड में ये हेल्प करता है। और वेरियस डिजीज कंडीशन जो हो जाती हैं जिसमें प्लेटलेट्स क्या कहते हैं कभी कभी घट जाती है और कभी कभी बढ़ जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले देखेंगे इसके शेप के बारे में। इसका शेप कैसा होता है? ये मेनली सर्कुलर बायोकॉन्वेक्स शेप का होता है और न्यूक्लियस इसमें जो है पाया जाता है। कैसा होता है? सर्कुलर बायो कॉन्वेक्स और न्यूक्लियस इसमें जो है पाया जाता है। तो क्या होता है? ये न्यूक्लिएटेड। क्या होता है? सर्कुलर बायो कॉन्वेक्स शेप का होता है और न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए ये न्यूक्लिएटेड होता है। इसका स्ट्रक्चर नॉर्मली ऐसे हम बना देते हैं।
जब आपको पीडीएफ या फिर नोट्स हम जो देंगे उसमें आपको ज़्यादा क्लियर सही से देख पाएंगे, या फिर आप कभी माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। स्ट्रक्चर अभी आप इतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। शेप इसका कहता होता है सर्कुलर, बायो कॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड। हम देखते हैं इसकी साइज के बारे में, इसकी साइज कितनी होती है। साइज इसकी कितनी होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर, 2 से लेकर 4 माइक्रोमीटर तक इसकी साइज होती है नॉर्मली। 2 से लेकर 4 माइक्रोमीटर तक इसकी साइज होती है। अब देखते हैं इसके नॉर्मल रेंज के बारे में। नॉर्मल रेंज को हम लिख देते हैं शॉर्ट में NR। इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है 1.5 से लेकर 4.5 लाख पर mm³ या पर माइक्रोलीटर। 1.5 से लेकर 1.5 to 4.5 लाख पर mm³। तो इसका ये जो है नॉर्मल रेंज होता है। और अब क्या बचा है लाइफ स्पैन, इसका जीवन काल कितने दिन तक होता है। लाइफ स्पैन, इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है 5 से लेकर 9 दिन तक। कितनी होती है 5 से लेकर 5 to 9 डेज। 5 to 9 डेज, 5 to 9 डेज इसका नॉर्मली लाइफ स्पैन होता है। इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसका क्या फंक्शन होता है प्लेटलेट्स का, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के कोगुलेशन में जो है हेल्प करता है। क्या फंक्शन होता है इसका, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के कोगुलेशन में जो है हेल्प करता है। आपको अगर साइज दिख नहीं रहा होगा अभी ये, तो आपको नोट्स हम जो प्रोवाइड कराएंगे आप अभी समझ लीजिए, उसमें आपको एकदम क्लियर सब चीज़ें क्लियर रहेंगी। इसके हमने बात की प्लेटलेट्स के बारे में, इसका शेप क्या होता है, साइज क्या होती है इसकी, नॉर्मल रेंज क्या होती है, लाइफ स्पैन कितना होता है और फंक्शन क्या होता है। तो अब हमने सब पूरा जितना ब्लड होता है कि इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में हमने अच्छे से देख लिया। फंक्शन ऑफ ब्लड, आप जो तमाम इसके फंक्शन बताएं वही फंक्शन ऑफ ब्लड हो जाएंगे। तो फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में बात करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नोट्स जो हम देंगे उसमें हम जरूर ऐड कर देंगे फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होते हैं, जैसे न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन